दोस्तों, एक बहुत पुरानी और कड़वी सच्चाई है जिसे शायद आपने भी अपनी जिंदगी में कभी न कभी महसूस किया होगा। कहा जाता है कि जब हम किसी को अपनी मेहनत की कमाई उधार देते हैं तो हम एक बादशाह की तरह होते हैं जो मदद कर रहा है, लेकिन जब वही पैसा वापस मांगने की बारी आती है तो हालात बदल जाते हैं। तब लेने वाला बादशाह बनकर बैठ जाता है और हम अपनी ही खून पसीने की कमाई को वापस मांगने के लिए भिखारी बन जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? याद कीजिए उस पल को। आपने किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी पड़ोसी पर भरोसा किया। उसने रोते हुए आपसे कहा था कि भाई मेरी माँ बीमार है, या मुझे बच्चों की फीस भरनी है, या मेरा बिजनेस डूब रहा है। आपका दिल पिघल गया। आपने अपना पेट काटकर, अपनी खुशियों को मारकर उसे वो 50,000 या 1 लाख रुपए दिए। लेकिन आज जब आपको पैसों की जरूरत है तो क्या हो रहा है? वो आपका फोन नहीं उठा रहा, वो आपको तारीख पे तारीख दे रहा है। आप उसे बाजार में देखते हैं तो वो रास्ता बदल लेता है। और सबसे शर्मनाक बात पता है क्या है? पैसा मांगते वक्त शर्म उसको आनी चाहिए थी, लेकिन शर्म आपको आ रही है। आप रात भर सोच रहे हैं, यार मैं उससे पैसा कैसे मांगू, कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं हमारी दोस्ती ना टूट जाए। अगर आप इस मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, अगर आपका पैसा फंसा हुआ है और सामने वाला उसे डकार कर बैठा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक संजीवनी बूटी है। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने नंद वंश के घमंडी राजाओं को मिट्टी में मिला दिया था, वो मानव स्वभाव के सबसे बड़े सर्जन थे। उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, ऋणकर्ता पिता शत्रुः माता च व्यभिचारिणी। इस श्लोक का अर्थ बहुत गहरा है। चाणक्य कहते हैं कि वो पिता शत्रु के समान है जो अपने बच्चों पर कर्ज का बोझ छोड़कर मरता है, और उसी तरह जो व्यक्ति कर्ज लेकर वापस नहीं चुकाता वो अब आपका मित्र या संबंधी नहीं रहा, वो अब आपका शत्रु बन चुका है। और शत्रु से निपटने के लिए शराफत, विनम्रता या हाथ जोड़ना काम नहीं आता। वहां काम आती है नीति, वहां काम आता है साम, दाम, दंड और भेद। आज इस वीडियो में हम अपनी शराफत की चादर को उतार कर फेंकेंगे। आज हम चाणक्य की उन 7 मनोवैज्ञानिक नीतियों का इस्तेमाल करेंगे जो सामने वाले के दिमाग में ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएंगी कि वो मजबूर हो जाएगा। वो पाताल से भी पैसा ढूंढ कर लाएगा, अपनी चीजें बेचेगा, लेकिन आपका पैसा आपके हाथ में लाके रखेगा। ये तरीके थोड़े कड़वे हो सकते हैं, थोड़े चालाक हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए आपका पैसा आपके बच्चों के भविष्य का है और उसे वापस लेना आपका धर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन रिकवरी। पहला तरीका है झूठी आपातकाल स्थिति। चाणक्य कहते हैं सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। अगर आप बहुत शरीफ बनकर जाएंगे और कहेंगे भाई वो 6 महीने पहले जो पैसे दिए थे वो वापस कर दे, मुझे घर का राशन लाना है, तो वो क्या करेगा? वो आपके कंधे पर हाथ रखेगा और एक नया बहाना बना देगा। अरे भाई क्या बताऊं, अभी तो मेरे पास खुद खाने के पैसे नहीं है, तो अगले महीने ले लेना। और आप अपना सा मुंह लेकर वापस आ जाएंगे। यहां आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी। आपको साम नीति के साथ थोड़ा अभिनय करना होगा। इंसान की एक बहुत अजीब मनोवैज्ञानिक फितरत होती है। इंसान पुराना कर्ज चुकाने में बहुत आलस करता है। उसे लगता है कि ये तो बेकार का खर्चा है। लेकिन इंसान मदद करने में हीरो बनना चाहता है। उसे लगता है कि अगर मैं मुसीबत में किसी के काम आऊंगा तो मैं बड़ा आदमी बनूंगा। आपको बस इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाना है। उसे ये महसूस मत होने दो कि आप अपना पुराना पैसा वसूल रहे हो। उसे महसूस कराओ कि आप एक नई मुसीबत में हो। आपको एक झूठी इमरजेंसी तैयार करनी होगी। उसे फोन मिलाइए। ध्यान रहे, आपकी आवाज में घबराहट होनी चाहिए, सांस फूलनी चाहिए जैसे आप दौड़कर आए हो, और उससे कहिए, भाई सुन, मुझे पता है तेरी हालत अभी टाइट है, मैं तुझे बिल्कुल परेशान नहीं करता, लेकिन यार आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और सामने वाला पुलिस बुला रहा है, या मेरे घर में मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, पिताजी को अस्पताल ले जाना है। मुझे अभी इसी वक्त सिर्फ और सिर्फ उन 50,000 रुपयों की सख्त जरूरत है जो मैंने तुझे दिए थे। भाई प्लीज इंतजाम कर दे, वरना आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी या अनर्थ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या खेल हुआ। आपने उसे देनदार की कुर्सी से हटाकर जीवन रक्षक की कुर्सी पर बिठा दिया। अब अगर वो पैसा नहीं देगा तो वो सिर्फ एक ऐसा आदमी नहीं कहलाएगा जिसने उधार नहीं चुकाया, बल्कि वो एक ऐसा घटिया इंसान कहलाएगा जिसने अपने दोस्त को एक्सीडेंट या अस्पताल जैसी मुसीबत में मरने के लिए छोड़ दिया। ये जो नैतिक दबाव है ये बहुत भारी होता है। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए और खुद की नजरों में अच्छा बनने के लिए वो कहीं से भी किसी और से मांगकर, ब्याज पर उठाकर भी आपको पैसे देने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब बात पैसों की नहीं, इंसानी जान और इज्जत की है। लेकिन मान लीजिए वो व्यक्ति बहुत ही ढीठ है, एकदम पत्थर दिल है। उसने आपकी इमरजेंसी के नाम पर भी हाथ खड़े कर दिए और कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो अब हम अपनी तरकश से दूसरा तीर निकालेंगे। दूसरा तरीका है किश्तों का जाल। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक। जब किसी ने आपके 50,000, 1 लाख या उससे ज्यादा रुपए दबा रखे हों,
तो सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम उससे पूरे पैसे एक साथ मांगते हैं। हम कहते हैं, भाई मेरे 1 लाख रुपए दे दे। अब उस इंसान के नजरिए से सोचिए, जब वो 1 लाख का पहाड़ देखता है तो उसका दिमाग डर जाता है। वो अंदर ही अंदर गुणा भाग करता है कि 1 लाख तो मेरे पास है ही नहीं और नहीं आने वाले हैं। इस डर की वजह से वो आपसे भागने लगता है। वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है, आपसे मिलना बंद कर देता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को अगर एक बार में नहीं हरा सकते तो उसे टुकड़ों में काटो। आपको अपने पैसे के टुकड़े करने होंगे। उसके पास जाओ और बहुत सहानुभूति का नाटक करते हुए कहो, भाई देख, मैं समझता हूं कि आजकल मंदी चल रही है, तेरे पास 50,000 एक साथ नहीं होंगे। मैं तुझ पर दबाव नहीं डालूंगा। तू एक काम कर, तू मुझे 50,000 मत दे, तू मुझे सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए अभी दे दे, बाकी का हम बाद में देख लेंगे। ये सुनकर उसके दिमाग को बहुत राहत मिलेगी। कहां 50,000 का पहाड़ और कहां 5,000 का छोटा पत्थर। वो सोचेगा, चलो 50,000 की बला टली, सिर्फ 5,000 देकर इसका मुंह बंद करता हूं, और वो आपको 5,000 दे देगा। और दोस्तों, यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। जैसे ही उसने अपनी जेब से वो पहले 5,000 निकालकर आपके हाथ में रखे, 2 चमत्कार हुए। पहला, उसका ये बहाना हमेशा के लिए टूट गया कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अब वो दोबारा ये झूठ नहीं बोल पाएगा। दूसरा, लेन देन का जो दरवाजा जंग खाकर बंद हो चुका था वो खुल गया। रुका हुआ पानी बहने लगा। एक बार जब वो पैसे देना शुरू कर देता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसे पैसे देने की आदत पड़ जाती है। अब आप अगले हफ्ते फिर जा सकते हैं और कह सकते हैं, भाई वो 2,000 और दे दे। ऐसे धीरे धीरे करके आप उससे पूरा पैसा निकलवा सकते हैं। याद रखिए, शून्य से कुछ आना हमेशा बेहतर होता है। तीसरा तरीका है सामाजिक शर्म। अगर प्यार, मोहब्बत, इमरजेंसी और किस्तों से भी बात नहीं बन रही तो इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति लातों का भूत है जो बातों से नहीं मानेगा। अब समय है थोड़ा दंड देने का। चाणक्य कहते हैं, विष को विष ही काटता है। अगर वो बेशर्म बनकर आपके पैसे दबाए बैठा है तो आपको भी अपनी शराफत की पोटली घर पर रखनी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका गिरेबान पकड़ें, गाली गलौज करें या मार पिटाई करें। नहीं, उससे आप फंस सकते हैं। हम होशियारी से खेलेंगे। हम इस्तेमाल करेंगे इंसान के सबसे बड़े डर का, और वो डर है बदनामी का डर। जब वो व्यक्ति अपने 4 दोस्तों के साथ खड़ा हो या किसी शादी ब्याह में हो या अपने ऑफिस में सहकर्मियों के साथ बैठा हो, तब आपको वहां जाना है। बहुत ही विनम्रता से चेहरे पर मुस्कान रखकर, लेकिन इतनी जोर से बोलना है कि आसपास के 4 लोग भी सुन लें। उससे पूछिए, और भाई क्या हाल है? यार वो बैंक वाला मुझे बार बार फोन कर रहा था, तूने वो पैसे ट्रांसफर किए या नहीं? वो पूछ रहा था कि चेक लगाऊं या बाउंस हो जाएगा। अगर तेरे पास अभी नहीं है तो बता दे, मैं उसे बोल देता हूं कि तू डिफॉल्टर है। बस इतना ही काफी है। आपको उसे गाली देने की जरूरत नहीं पड़ी। आपने बस सबके सामने उसे उसकी औकात याद दिला दी। उस पल उसकी जो इज्जत पर बनाएगी, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसे लगेगा कि अगर मैंने अभी इसे पैसे नहीं दिए तो मेरे दोस्तों के सामने मेरी पोल खुल जाएगी कि मैं कंगाल हूं और चोर हूं। वो उस शर्मिंदगी से बचने के लिए और अपने दोस्तों के सामने अपनी झूठी शान बचाने के लिए तुरंत आपसे कहेगा, हाँ भाई, अरे मैं तो भूल गया था, मैं अभी करता हूं या आज शाम तक पक्का करता हूं। बेशर्म लोगों से पैसा निकालने का ये सबसे अचूक मंत्र है। उनकी इज्जत को दांव पर लगा दो, क्योंकि पैसा उनके लिए प्यारा हो सकता है, लेकिन समाज में अपनी नाक कटवाना कोई नहीं चाहता। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये तरीके काम के हैं तो रुकिए, अभी तो असली ब्रह्मास्त्र आने बाकी हैं। ये वो तरीके हैं जो तब काम आते हैं जब सामने वाला पत्थर बन चुका हो। अभी ध्यान से आगे सुनिए, क्योंकि अब हम दाम नीति पर आ रहे हैं। चौथा तरीका है वस्तु विनिमय। कई बार सच में ऐसा होता है कि सामने वाले के पास कैश नहीं होता, बैंक अकाउंट खाली होता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या खाली हाथ लौट आएंगे? चाणक्य कहते हैं, अर्थ का कोई भी रूप अर्थ ही होता है। अगर उसके पास लक्ष्मी यानी नकद पैसा नहीं है तो वस्तु यानी सामान ले लो। उसके पास जाओ और बोलो, भाई मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यार मेरा काम रुका हुआ है। एक काम कर, तेरे पास जो वो नया लैपटॉप है या जो तेरी बाइक है वो मुझे 2-3 दिन के लिए दे दे, मेरा काम निकल जाएगा। फिर जैसे ही तू पैसे देगा अपनी चीज ले जाना। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान को पैसे देने में उतना दर्द नहीं होता जितना अपनी प्यारी चीज जाने में होता है। इसे लॉस एवर्जन कहते हैं। जब उसकी कीमती घड़ी, महंगा फोन या बाइक आपके पास होगी तो उसे हर पल बेचैनी होगी। उसे लगेगा कि कहीं आप उस पर कब्जा न कर लें। वो कहीं से भी उधार मांगकर, ब्याज पर उठाकर, कैसे भी करके पैसे लाएगा ताकि वो अपनी प्यारी चीज आपसे छुड़ा सके। ये गिरवी रखने का उल्टा तरीका है। यहाँ आप जबरदस्ती नहीं छीन रहे, आप बस मदद के बदले मदद मांग रहे हैं। 5वां तरीका है तीसरा पक्ष। कभी कभी दोस्त या रिश्तेदार हमें हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं
अरे ये तो अपना ही भाई है, मान जाएगा, थोड़ा और टाल देता हूँ। यहाँ आपको इस्तेमाल करनी है भेद नीति, यानी खुद विलन मत बनो, किसी और को विलन बना दो। उसे एक कहानी सुनाओ, उससे कहो भाई तुझे तो पता है मैं तुझे कभी परेशान नहीं करता, लेकिन वो जो 50,000 मैंने तुझे दिए थे वो मेरे नहीं थे, वो मैंने अपने पापा से छुपकर या अपने खड़ूस बॉस के गल्ले से निकाल कर दिए थे। अब पापा या बॉस को हिसाब चाहिए। वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आज शाम तक पैसे नहीं आए तो वो पुलिस कंप्लेन करेंगे या तेरे घर आके बात करेंगे। मैंने उन्हें बहुत रोका है, लेकिन अब वो मेरी भी नहीं सुन रहे। अब देखिए जादू, अब आप उसके दुश्मन नहीं हैं, आप तो उसके दोस्त हैं जो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असली दुश्मन कोई तीसरा आदमी है। इंसान दोस्तों को टाल सकता है, लेकिन अथॉरिटी, बुजुर्गों या पुलिस के नाम से डरता है। वो इस डर से पैसा देगा कि कहीं बात उसके घर वालों तक न पहुंच जाए या उसकी बदनामी न हो जाए। अगर अब भी वो टस से मस नहीं हो रहा तो अब समय है आखिरी वार का। छठा तरीका है खामोशी का वार। कभी कभी ज्यादा बोलना कमजोरी की निशानी होती है। अगर आप रोज उसे फोन करते हैं, रोज मैसेज करते हैं, तो उसे आपकी आदत पड़ जाती है। उसे पता है हाँ अभी फोन करेगा, 2 मिनट चिल्लाएगा, फिर फोन रख देगा। उसे आपका पैटर्न पता चल गया है। पैटर्न को तोड़ो, अचानक गायब हो जाओ, उसे फोन करना बंद कर दो, मैसेज करना बंद कर दो। ये खामोशी उसके दिमाग में खतरे की घंटी बजा देगी। वो सोचेगा ये शांत क्यों हो गया? क्या ये कुछ बड़ा करने वाला है? क्या ये पुलिस के पास गया है? क्या ये गुंडों से बात कर रहा है? अज्ञात का डर सबसे बड़ा डर होता है। आपकी चुप्पी उसे अंदर से खा जाएगी और वो खुद आपको फोन करके पूछेगा, भाई क्या हुआ, नाराज है क्या? तब आप अपनी शर्त रख सकते हैं। 7वां तरीका है अंतिम समय सीमा। चाणक्य कहते हैं अनिश्चितता मूर्खता है। जल्दी दे दूंगा, 2-4 दिन में दे दूंगा, ये सब बेकार बातें हैं। उसे एक स्पष्ट और कठोर डेडलाइन दो। उसकी आंखों में देखकर बोलो, देख भाई बहुत हो गया, मैंने तुझे 6 महीने दिए, अब मुझे शुक्रवार शाम 5 बजे तक मेरे पैसे टेबल पर चाहिए। अगर 5 बजे तक पैसे नहीं आए तो उसके बाद मैं जो करूंगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। फिर मत कहना कि मैंने दोस्ती नहीं निभाई। इसे कहते हैं अल्टीमेटम। जब आप समय और परिणाम दोनों साफ कर देते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि अब ये इंसान मजाक के मूड में नहीं है, अब बहाने नहीं चलेंगे। तो दोस्तों ये थे वो 7 मनोवैज्ञानिक तरीके जिनसे आप अपना फंसा हुआ धन वापस निकाल सकते हैं। पहला, झूठी इमरजेंसी बनाओ। दूसरा, किश्तों में मांगो। तीसरा, समाज का दबाव डालो। चौथा, सामान के बदले पैसा। 5वां, तीसरे आदमी का डर दिखाओ। छठा, खामोश होकर डराओ। और 7वां, सख्त डेडलाइन दो। लेकिन जाते जाते एक बात हमेशा याद रखना, भविष्य में किसी को भी उधार देने से पहले आचार्य चाणक्य का ये नियम याद कर लेना। उधार उतना ही दो जितना भूलने की औकात हो, और जिसे भी दो उससे लिखित में जरूर ले लो, चाहे वो सगा भाई ही क्यों न हो, क्योंकि याददाश्त कमजोर हो सकती है लेकिन कागज गवाही जरूर देता है। साथ ही ना बोलना सीखो। जो इंसान पैसे न देने पर आपसे रिश्ता तोड़ता है वो रिश्ता टूटना ही बेहतर है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे या अपना पैसा वापस छीन कर लाएंगे? अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की सोई हुई हिम्मत को जगाया है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें मेरा पैसा वापस आएगा, क्योंकि लिखने से संकल्प पक्का होता है। और अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आप ऐसे धोखेबाजों से बचे रहें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम चाहते हैं कि हमारा हर सब्सक्राइबर जीवन में चाणक्य की तरह बुद्धिमान बने। अगर आप चाणक्य नीति के और भी गहरे राज जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट आ रही है उसे जरूर देखें। उसमें हमने चाणक्य की ह्यूमन साइकोलॉजी को विस्तार से समझाया है। उसे मिस मत करना। जय हिंद, जय भारत।